प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड सब्जेक्ट इतिहास पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास में आपके टॉपिक चल रहा था तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक जो कि इस वंश का संस्थापक था, जिसके बारे में अध्ययन कर लिया गया है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया गया। इसी में अपना फिरोज शाह तुगलक टॉपिक चल रहा था। फिरोज शाह तुगलक को पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। फिरोज तुगलक जिसके टॉपिक चल रहे थे अपने जनहितकारी है, जिसके बारे में बताया था कि मैंने फिरोज तुगलक जो आपके सिलेबस में है, इसमें से आपके इतना ही पूछा जाएगा कि फिरोज तुगलक के जनहितकारी कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बस कोई युद्ध जो इसने लड़े, साम्राज्य जो विस्तार किया, उसके बारे में कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक बताया था मैंने करों की समाप्ति, बताया था 24 प्रकार के कर थे, उनको सबको समाप्त कर दिया। जजिया, जकात, खराज, उस्र आदि कम्स कर 4 प्रकार के नए कर लगाए। इसके अलावा अमीरों के कहने पर एक नया कर लगाया जिसे कहा जाता है हक़ सर्ब, यानी सिंचाई कर। उसके पश्चात सेकंड टॉपिक बताया था मैंने सार्वजनिक निर्माण कार्य, जिसमें मैंने बताया था इसने सराय, धर्मशालाएँ, अस्पताल, सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक स्नानागृह आदि का निर्माण कराया। इसके अलावा 5 प्रमुख नगरों का हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि का निर्माण करवाया था। तीसरा पॉइंट, सिंचाई को प्रोत्साहन। इसके तहत मैंने बताया था कि इसने सिंचाई को प्रोत्साहन देते हुए यमुना, सतलज, घग्गर आदि नदियों से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कहा जाता है कि 1200 वृक्षदार फलदार वृक्षों का भी इसने बोया था और उससे उत्पादन से पर्याप्त मात्रा में होता था। अब इसके पश्चात नेक्स्ट जो आपके चौथा पॉइंट चलता है, चौथा पॉइंट है परोपकारी कार्य। परोपकारी कार्य में देखिए, इसने ये महत्वपूर्ण है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, जिसमें पहला है दीवान ए खैरात और दूसरा है दार उल सपा। यानी देखिए, परोपकारी कार्य के तहत इसने एक तो दीवान खैरात का निर्माण करवाया और दूसरा करवाया दारुल सपा। तो पहले दीवान खैरात के बारे में चर्चा करते हैं। दीवान खैरात क्या था? मुस्लिम, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए। देखिए, उलेमाओं के सहयोग से ये दिल्ली सल्तनत का शासक बना था और उसे पता था भाई इस वर्ग को प्रसन्न रखना है। अतः इसी के तहत उसने क्या किया, दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। और इस विभाग के तहत क्या कार्य किया जाता था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बालिकाएं हैं, अनाथ महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं, उन सबका पालन पोषण इस विभाग के द्वारा किया जाता था। यानी बायोडाटा तैयार किया जाता था, रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। अनाथ, बेसहारा, विधवा, वृद्ध, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिला, और उनको इस विभाग द्वारा कोऑपरेट किया जाता था। बालिका है तो उसका विवाह भी इसके द्वारा, विधवा है तो विधवा के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी इस विभाग के द्वारा। दोनों ही क्या थे? ये विभाग। और इसके अलावा दारुल सपा, देखिए कई बार ये होता है कि अपना जो आंसर होता है वो क्वेश्चन के शब्दों में ही छुपा होता है, बस थोड़ा
ढूंढना पड़ता है। जैसे सपा, आज भी ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, जो कि हॉस्पिटल का हिंदी शब्द अस्पताल है, उसे सपा खाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपा खाना। तो बस इसी को पकड़ लीजिए आप, दारुल सपा, यानी चिकित्सालय की स्थापना करवाई और यहाँ पर निर्धन, असहाय, यानी कुल मिला के आम जन का इलाज किया जाता था। आम जन का इलाज किया जाता। तो दोनों ही महत्वपूर्ण, रिपीट कर रहा हूं वापिस। दीवान खैरात जो विभाग की स्थापना की थी, उसमें क्या था? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वर्ग की बालिकाएं, महिला, वृद्ध, विधवा जो भी है, उनकी देखरेख की जाती थी। और दारुल सपा क्या है? एक अस्पताल का निर्माण करवाया गया और उस अस्पताल में क्या होता था? आम जन का मुफ्त इलाज फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया जाता था। इसके पश्चात दास प्रथा। दास प्रथा, देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था, इसे एक बहुत ही उम्दा एक शौक था। शौक किस बात का था? सिर्फ और सिर्फ दास पालने का। दास पालने का शौक था। और कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान 1,80,000, या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 1,80,000 दास थे। और इसके लिए इसने क्या किया? पृथक से दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना भी की। तो रिपीट कर रहा हूं वापिस, फिरोज शाह तुगलक को एक सबसे बड़ा शौक था दास पालने का। और कहा जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान उसके पास 1,80,000 दास थे। और इन दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। उनके रहने, खाने, पीने, यहाँ तक कि उनकी शिक्षा का भी समुचित प्रबंध फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। और दासों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसके लिए एक पृथक से एक विभाग का सृजन किया गया, जिसे कहा जाता है दीवाने बंदगान। इसकी क्या जिम्मेदारी थी? इसकी यह जिम्मेदारी थी कि दासों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो और उनके लिए समुचित प्रबंध किया जाए। और शिक्षा तो अनिवार्य था। और कहा जाता है कि यही शौक, कौन सा शौक? दास पालने का। यही शौक फिरोज शाह तुगलक के पतन का कारण बना, क्योंकि यही दास इसकी साम्राज्य, इसके प्रशासन में बाधा डालने लगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य व्यवस्था। फिरोज तुगलक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि फिरोज तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया है। क्या? भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। कैसे? कहा जाता है कि इसने किसी एक सैनिक को सैन्य विभाग में घोड़ा शामिल करवाने के लिए सेनापति को रिश्वत देने के लिए प्रेरित किया था। भैया आप जाइए, उसे रिश्वत दीजिए, तब आपका घोड़ा सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा सेना विभाग में एक नया प्रयोग किया इसने कि पदों को आनुवांशिक कर दिया। पदों को आनुवांशिक से तात्पर्य इसने क्या आदेश दे दिया कि कोई सैनिक अगर वृद्ध हो चुका है और कार्य करने में सक्षम नहीं है तो वो अपनी जगह अपने पुत्र को, पुत्र नहीं है तो अपने दामाद को, दामाद नहीं है अपने संबंधी या रिश्तेदार जो भी है उसको, अगर वो भी नहीं है तो अपना जो दास है उस दास को भी सेना में भेज सकता है बतौर सैनिक के।
और वेतन किसे मिलना है? वेतन मिलना है उसी वृद्ध सैनिक को, और नाम किसका चलना है? उसी वृद्ध सैनिक का। यानी पदों को आनुवांशिक बना दिया। यानी बाप असहाय हो गया, कार्य नहीं कर सकता, नाम उसी का चलेगा, वेतन उसी को मिलेगा, बस वो उस अपनी जगह अपने पुत्रों को, दामाद को, सगे संबंधियों को, दास को कार्य पर भेज सकता है। तो कहा जाता है कि इसने योग्यता को महत्व नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ? सेना व्यवस्था कमजोर, जैसा इतिहासकार कहते हैं। इसके अलावा 7वां पॉइंट आता है आपके धार्मिक कारण या धार्मिक नीतियां। धार्मिक नीतियां के बारे में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये फिरोज शाह तुगलक किनके सहयोग से शासक बना था? तुर्क अमीर व उलेमाओं के सहयोग से। तो अब इसकी क्या ख्वाहिश थी कि जब तक सत्ता में बैठा हूँ, किसके सहयोग से हूँ? तुर्कों के व उलेमाओं के सहयोग से। अतः उनको प्रसन्न रखना जरूरी है, और अगर वो प्रसन्न रहते हैं तब तक ही मैं सत्ता का सुख भोग सकता हूँ। अतः उनको प्रसन्न रखने के लिए इसने क्या किया? कई हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी मृत्युदंड दिया। ये कंडीशन थी इसकी धार्मिक नीतियों की। यानी कट्टर मुसलमान था, यानी हिंदुओं का और भारतीय मुसलमानों का इसने शोषण ही किया। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुर्क व उलेमाओं के को प्रसन्न रखने के लिए। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा व साहित्य। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बहुत बड़ा विद्वान था। इसके शासनकाल के दौरान इसने पहला तो दलाइले फिरोज शाही नामक ग्रंथ का पारसी भाषा में अनुवाद करवाया। यानी कि जो संस्कृत के जो ग्रंथ थे, जहाँ इसने मंदिरों को तोड़ा था, वहाँ से जो ग्रंथ लाए थे, उन ग्रंथों का पारसी भाषा में पुनः अनुवाद करवाया गया, जिसका नाम क्या था? दलाइले फिरोज शाही। क्या था ये? संस्कृत ग्रंथ जिनका पारसी भाषा में अनुवाद करवाया, किस नाम से? दलाइले फिरोज शाही। इसके पश्चात दूसरा फुतहात ए फिरोज शाही खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी है। किसने लिखी है? स्वयं द्वारा। किस भाषा में? पारसी भाषा में। क्या था ये? आत्मकथा। यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद पारसी भाषा में लिखी, जिसका नाम क्या था? फुतहात ए फिरोज शाही। इसके अलावा तीसरी जो ग्रंथ था तारीख ए फिरोज शाही। इस ग्रंथ का निर्माण किया गया था बर्नी द्वारा। किसने किया इस ग्रंथ का निर्माण? बर्नी द्वारा। तो देखिए, पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ से परोपकारी कार्य के तहत दीवाने खैरात यानी मुस्लिम महिलाओं की व्यवस्था, खाने पीने की, दारुल सपास, आमजन के लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की। इसके अलावा दास प्रथा 1,80,000 दास थे, जिनके लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। वो क्या करता था? विदासों के रहने, खाने पीने, शिक्षा का समुचित प्रबंध
उसकी देख रेख करते थे। सैन्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया, पदों को आनुवांशिक कर दिया, यानी सैन्य व्यवस्था कमजोर थी। धार्मिक नीतियाँ, कट्टर मुस्लिम था, हिंदुओं का व भारतीय मुसलमानों का जोरदार ढंग से इसने दमन किया। शिक्षा व साहित्य, दलाइल फिरोजशाही क्या है, ये संस्कृत ग्रंथों का पारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, क्या नाम था, फुतहाते फिरोजशाही, किस भाषा में, पारसी भाषा में। इसके अलावा बर्नी, जिसने तारीख फिरोजशाही लिखी, किसके कहने पर, फिरोज शाह तुगलक को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार अब इसका पतन कर देते हैं। तो अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया जाता है कि अपने अंतिम समय के दौरान काफ़ी, जब यह वृद्ध हो चुका था, तो वृद्ध होने के पश्चात प्रशासनिक कार्य बेरुखी से करने लगा और कहा जाता है कि 1488 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के साथ ही इस वंश का दूसरे तरीके से सोचे तो पतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि यह वंश 1414 ईस्वी तक चलता है। तो देखिए, लेकिन इसके पश्चात जो शासक बनते हैं वो सारे अयोग्य होते हैं। हर साल 2 साल में मतलब शासक बनते हैं, नाम मात्र के शासक रहते हैं, शासन सत्ता किसी दूसरे के हाथों में रहती है। तो इस वंश का पतन अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इस वंश का कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान आक्रमण होता है तैमूर लंका, जो कि कौन था, तुर्क ही था, बरसाल शाखा का था, वो भी तुर्क इनकी तरह, लेकिन शाखा अलग थी और वो रहता था ट्रांस आक्सियाना प्रदेश में। लंग इसलिए कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। इसीलिए इतिहास में ये तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही कुख्यात और बर्बर शासक था, यानी जहाँ भी आक्रमण करना है, धन दौलत तो लूटना ही है, लेकिन जिस मार्ग से होकर गुजर रहा है, अगर वहाँ कोई निवास करता है, बस्तियाँ तो बड़ी बात थी, अगर कोई 1-2 घर भी निवास करते हैं तो उन व्यक्तियों को मारना, धन लूटना और उनकी बस्तियों को जला देना, यानी पूर्णतया से सफाया करना, यही इसका मुख्य कार्य था। तो कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान तैमूर लंग का आक्रमण होता है और इस आक्रमण के कारण नासिरुद्दीन महमूद का साम्राज्य बहुत सीमित रह जाता है, यानी नाम मात्र के क्षेत्र का स्वामी बनता है और इतना नुकसान पहुंचाता है कि इधर उधर भटकता रहता है, किसी का कोई इसका कोई औचित्य नहीं रहता है। और जाते हुए यह क्या करता है, सैयद खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर आदि का सूबेदार बना देता है। और जब 1412 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि 1413 ईस्वी में दौलत खां लोधी, एक अफगान था, वो इसके साम्राज्य पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है। कब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की 1412 मृत्यु हो जाती है तो 1413 में दौलत खां लोधी इसके साम्राज्य पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है। लेकिन 1 वर्ष पश्चात ही खिज्र खां क्या करता है, 1414 ईस्वी में दौलत खां लोधी को
जो कि एक अफगान था, दौलत खां को पराजित करता है, वह उसका खात्मा कर देता है। और इसी 1414 में ही एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसे कहा जाता है सैयद वंश। सैयद वंश के पश्चात फिर आता है लोधी वंश। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लोधी वंश भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। फिरोज तुगलक तक ही आपका सिलेबस है। इस वंश का जो पतन हुआ है, अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ फिरोज शाह तुगलक तक ही आपको अध्ययन करना है। वो तो आपको कंप्लीट इतिहास बताने के हिसाब से अंतिम शासक आ गया, 1412 मृत्यु हो जाती है, 13 में दौलत खां लोधी सत्ता प्राप्त करता है, जिसकी हत्या करता है खिज्र का 1414 ईस्वी में, और एक नए वंश की स्थापना करता है सैयद वंश की। तो देखिए, इस प्रकार आपका ये सल्तनत काल, क्योंकि मध्यकाल दो पार्ट में विभाजित है, सल्तनत काल और मुगल काल, तो सल्तनत काल आपके ये समाप्त होता है। अब सल्तनत काल की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व स्थापत्य कला है, उनके बारे में नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, और वो इतने हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। थैंक यू।